हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। माँ जी, आपका बेटा बिगड़ा हुआ था तो उसे सुधारती, ना कि उसकी शादी करवाती। बहू रात के 11 बज रहे हैं, रोहन अभी तक घर पर नहीं आया और तू चैन से बैठी हुई है। कैसी पत्नी है तू, अपने पति को संभाल कर रखना भी नहीं आता। उसे फोन लगाकर पूछ तो सही कि है कहाँ और कितनी देर लगेगी और उसे आने में। बिमला जी अपनी बहू मधु को डांटते हुए बोली, मुझसे क्या पूछ रही हैं आप माँ जी। आपका बेटा कोई छोटा बच्चा तो है नहीं कि यहाँ वहाँ गुम हो जाएगा। वो बेटे तो आपके हैं, आप फोन लगाकर पूछ लीजिए कि कहाँ रह गए। मधु ने बेपरवाही के साथ जवाब दिया, हाँ मैं तो माँ हूँ ना, मैं तो फ़ोन करके पूछूंगी ही कि वो कहाँ रह गया। लेकिन पत्नी होने के नाते तेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है या नहीं, कि तुझे यहाँ पूजा करने के लिए लेकर आए हैं। बिमला जी ने पलटकर जवाब दिया, पर इस बार मधु ने कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए बिमला जी भुनभुनाती हुई अपने कमरे में आ गई और मोबाइल लेकर रोहन को फ़ोन लगाने लगी। लेकिन रोहन ने फ़ोन नहीं उठाया। ये रोहन भी ना कभी भी टाइम से घर पर नहीं आता, पता नहीं क्यों मेरी जान जलाते रहता है। सोचा था बहू आने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर नहीं, यहाँ तो बहू भी उसके जैसे ही आई है। पति से कोई लेना देना है ही नहीं उसे। अरे पत्नियाँ तो अपने पति को बांध कर रखती हैं, और एक इसे देखो तो अब तक रोहन को सुधार नहीं पाई। बड़बड़ाती हुई बिमला जी वापस बाहर आई तो देखा मधु अपने कमरे में जा चुकी थी। वो भी उसके कमरे की तरफ गई और धीरे से खोलकर देखा तो वो सो चुकी थी। बिमला जी वापस बाहर हॉल में आ गई। कैसी औरत है ये, पति अब तक घर नहीं आया और उसे नींद भी आ गई, बेशरम कहीं की। बिमला जी ने फिर से रोहन को फ़ोन ट्राई किया, लेकिन रोहन ने एक बार भी फ़ोन रिसीव नहीं किया। आखिर वो थक हार कर वही हाल में सोफे पर बैठ गई। रात को 12:30 बजे घर की बेल बजी। बिमला जी ने भागकर दरवाज़ा खोला तो बाहर रोहन को नशे में हालत में खड़े देखा। वो तो खुद को संभाल भी नहीं पा रहा था। आखिर बिमला जी उसे सहारा देकर जैसे तैसे घर में लेकर आई और सोफे पर बिठा दिया। कहते हैं बेटा बुढ़ापे की लाठी होता है। इस बुढ़ापे में तुझे मुझे सहारा देना चाहिए, और यहाँ मैं तुझे सहारा दे रही हूँ। अरे कुछ तो शर्म कर, कब तक मुझे यूं ही परेशान करता रहेगा। बिमला जी उसे डांटते हुए बोली। लेकिन उसे होश हो तब तो वो कोई जवाब दे। आखिर नशे की हालत में ही जब सोफे पर वो लुढ़क गया तो बिमला जी भी वही उसे छोड़कर अपने कमरे में आ गई। जब बीवी को ही कुछ नहीं पड़ी है तो मैं क्या करूं। पहले एक ही खून पीता था, अब दो लोग मिलकर पीते हैं। मेरी तो जिंदगी ही खराब हो चुकी है। बड़बड़ाती हुई वो चादर तानकर सो गई। सुबह जब नींद खुली तो देखा हाल में रोहन अभी भी सोया पड़ा था, जबकि मधु वहीं पास में डाइनिंग टेबल पर बैठी चाय पी रही थी। बिमला जी को देखते ही मधु ने पूछा, माँ जी आप चाय पिएंगी। उसे देखकर बिमला जी अपने हाथ जोड़ते हुए बोली, तू ही पी तेरी चाय। पति यहाँ नशे में पड़ा हुआ है, लोगों का तो खाना पीना दुश्वार हो जाता है, पर तेरे हलक से कैसे उतर रही है ये चाय।
बिमला जी की बात सुनकर मधु मुस्कुराते हुए बोली, क्या बात है माँ जी, आज तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही हैं आप। भला मैं क्यों अपना खाना पीना बंद करूं? आपका बेटा इतने सालों से बिगड़ा हुआ था, आपने तो खाना पीना बंद नहीं किया, तो मुझसे उम्मीद क्यों कर रही हो? मधु की बात सुनकर बिमला जी गुस्से से उसे घूरने लगी। उन्हें अपनी तरफ देखता देखकर मधु बोली, माँ जी थोड़ी शांति बनाए रखिए, कहीं बीपी न हाई हो जाए आपका। मैंने नाश्ता तैयार कर दिया है और दोपहर का खाना भी बनाकर रख चुकी हूँ। अभी शांति आ जाएगी साफ सफाई करने के लिए, तो आप उससे साफ सफाई करवा लेना। और मैं जा रही हूँ अपने मायके अपनी माँ से मिलने के लिए, शाम तक वापस आ जाऊंगी। शाम को भी क्यों वापस आती है, वहीं रह जाना। वैसे भी तेरा इस घर में होना नहीं होना एक ही बराबर है। जो अपने पति को संभाल नहीं सकती वो मेरा घर क्या संभालेगी? क्या बात कर रहे हो आप भी माँ जी? वहीं रहने के लिए थोड़ी ना आपके बेटे से शादी की थी। बहू को तो ससुराल में ही होना चाहिए, यही तो संसार का नियम है। कहकर मधु वहां से रवाना हो गई। घर से कुछ दूरी पर पहुंचकर ऑटो पकड़कर अपने मायके रवाना हो गई। ऑटो में बैठे बैठे उसे वो दिन याद आ ही गया जब वो इस घर में दुल्हन बनकर आई थी। कितने अरमान थे उसके, पर वो अरमान उस समय धराशायी हो गए जब रोहन शराब के नशे में धुत होकर घर आया था। शादी के ठीक दूसरे दिन उसने ये हरकत की। उसने हैरानी से बिमला जी की तरफ देखा तो बिमला जी ने बात संभालते हुए कहा था, अब बहू थोड़ी बहुत तो हर कोई पीता ही है, पर तुम आ गई हो ना, अब तुम संभाल लोगी, इसीलिए तो उसकी शादी की है। सावित्री तो अपने पति की जान यमराज से वापस लेकर आ गई थी, तुम्हें तो सिर्फ उसे सुधारना है। बिमला जी की बात सुनकर मधु हैरान खड़ी रह गई। मतलब अपने बेटे को सुधारने के लिए उन्होंने उसकी जिंदगी तो दांव पर लगा दी। पूरी रात मधु के दिमाग में यही बात चलती रही। दूसरे दिन मधु पग फेरे के लिए गई तो मायके वालों ने भी यही जवाब दिया, बेटा थोड़ी बहुत तो आजकल हर कोई पीता है, ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम उसे कैसे संभालती हो। एक पत्नी चाहे तो क्या नहीं कर सकती, और फिर इसके अलावा कोई कमी तो नहीं है। थोड़ा बहुत एडजस्ट तो सबको करना पड़ता है। पिता तो उसके थे नहीं, माँ ने जरूर इतना कहा, बेटा जैसे भी हो अपना घर संभाल ले। अगर तू छोड़कर भी आई तो यहाँ तेरे भाई भौजाई रखेंगे, इसकी कोई गारंटी है क्या? जिन्होंने ये जानते हुए तेरी शादी एक शराबी से कर दी, वो तुझे यहाँ रखेंगे? इसकी तू उम्मीद मत कर। मधु को समझ ही नहीं आया कि वो क्या करे, इसलिए चुपचाप वापस ससुराल आ गई। अब जब भी रोहन शराब पीकर आता तो मधु रोती, परेशान होती, पर बिमला जी तो चैन की बांसुरी बजा रही होती। आखिर बेटे को बहू के हाथों संभाला कर वो बेफिक्र हो चुकी थी। लेकिन अभी 2 महीने पहले रोहन ने शराब के नशे में मधु की जमकर पिटाई की थी। सिर्फ इस कारण कि मधु ने उसे शराब पीने से मना कर दिया था। बिमला जी ने उसमें भी मधु की ही कमी निकाल दी। हे भगवान, एक पति तक नहीं संभाल सकती, पूरा घर क्या संभालेगी।
मैंने तो ये सोचकर अपने बेटे की शादी की थी कि घर में बहू आएगी उसे सुधार देगी, लेकिन ये तो उल्टा उसे परेशान करने का काम करती है। अब तेरे सारे नाजो नखरे तो उठाता है, तेरे खर्चे उठाता है, फिर तू हर समय उसके पीछे पड़ी रहेगी तो हाथ नहीं उठाएगा तो बेचारा क्या करेगा। थोड़ा प्यार से संभाल कर। जब मायके वालों से कहा तो वो लोग भी हमदर्दी जताकर चले गए। भाभी तो ये तक कहकर चली गई कि एक पति नहीं संभाल सकती तो क्या ही कर लोगी तुम। दोबारा लौटने की सोचना भी मत। हम अपना देखें या तुम्हारा देखें। तुम्हारी माँ को रख रखा है वह बड़ी बात है। सो मधु ने भी सोच लिया कि जब रहना ऐसे घर में ही है तो या तो जिंदगी भर मार खाते रहो और रोते रहो या फिर बेशर्म हो जाओ और अपना रास्ता खुद चुनो। मधु ने दूसरा रास्ता चुना। मधु को धीरे धीरे ये बात समझ में आ गई कि रोहन उससे लड़ता झगड़ता तभी था जब वो शराब के नशे में होता था, वरना तो वो मधु से अच्छे से ही बात करता था। इसलिए वो अब रोहन से जब वो नशे में होता तो ज़्यादा कुछ कहती भी नहीं। उसने एक दो बार नौकरी के लिए कहा तो बिमला जी ने हंगामा कर दिया। इसके बाद रोहन ने नशे की हालत में बिमला जी के कहने पर उसके साथ काफ़ी गाली गलौज किया था। इसलिए उनके सामने उसने नौकरी के लिए कहना ही छोड़ दिया। उसे नौकरी तो करनी ही थी, पढ़ी लिखी तो वो थी, आत्मनिर्भर तो उसे बनना ही था, पर आखिर बाहर कैसे जाए, इसलिए अक्सर मायके का नाम लेकर निकल जाती थी। अभी एक सप्ताह पहले इंटरव्यू देकर आई थी, वहाँ से कॉल आया तो आज वहीं जा रही थी। वहाँ पहुँची तो उसकी नौकरी पक्की हो गई। उसने सारे जरूरी पेपर्स डिपॉजिट कर दिए। उसे दूसरे दिन से ही ज्वाइन करने को कह दिया गया। जब वापस लौटकर आई तो रोहन भी होश में था। बिमला जी गुस्से में बैठी उसे ही घूर रही थी। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, बिमला जी बोली, आ गई महारानी अपने मायके वालों से मिलकर। यहाँ सास और पति भूखे बैठे हों, उससे कोई लेना देना नहीं, बेशर्म कहीं की। बिमला जी की बात सुनकर मधु बोली, कैसी बात कर रहे हो आप माँ जी, खाना बनाकर तो गई थी आपके लिए, फिर मेरा क्यों इंतजार कर रहे थे आप। मधु, कहाँ गई थी तुम? अभी तुम्हारी मम्मी का फ़ोन आया था, तुम तो मायके पहुंची ही नहीं, अचानक रोहन ने कहा। रोहन की बात सुनकर मधु ने रोहन की तरफ देखा और कहा, मुझे नौकरी मिल गई है, कल से ज्वाइन करना है। हाँ, ये देखो, ये होता है औरत का तिरिया चरित्र। मायके का नाम लेकर पता नहीं कहाँ घूमती फिरती रही है और हमारे घर की इज्जत को उछाल रही है। बिमला जी बीच में ही बोली, माँ मैं बात कर रहा हूँ ना, आप क्यों बीच में बोल रही हो? तुम्हें नौकरी की क्या ज़रूरत है मधु? तुम्हारी सारी ज़रूरत तो पूरा कर ही रहा हूँ मैं। आखिरकार मधु ने नौकरी कर ही ली। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, इंस्टाग्राम में मुझसे जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, कृपया फॉलो कर लें। धन्यवाद।